नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल कमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका जो आज हमें आंख दिखा रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है, उस अमेरिका के आका को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पूर्वजों ने हमें लूट कर अपने मालामाल हो गए और हमें कंगाल कर गए, वरना संपदा और समृद्धि में हम कभी उनसे बहुत आगे थे। दोस्तों, आज इस अंक में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और जब वे भारत को छोड़कर गए तब हमारे हालात क्या हो गए। दोस्तों, 16वीं सदी के प्रारंभिक काल से ही यूरोपीय कंपनियां और व्यापारिक घराना भारत की संपदा और वैभव की कहानी सुनकर एक एक करके भारत में व्यापार के बहाने समुद्री मार्ग से घुसना शुरू कर दिया था, जिसमें अंग्रेज, डच, पुर्तगीज और फ्रेंच शामिल हैं। परंतु सबसे अधिक देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने और लूटने का काम दोस्तों अंग्रेजों ने किया। इसलिए इस मुद्दे के पूरे व्यापक ऐतिहासिक संदर्भों को बात करने के बजाय हम केवल उस दौर की बात कर रहे हैं जब देश पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता के अधीन हो चुका था। दोस्तों, 1757 से लेकर 1947 के बीच लगभग 200 साल की शासन सत्ता के बाद अंग्रेज भारत से कितना धन इंग्लैंड पहुंचाए, इस पर बात करने से पहले उस दौर में भारत की जीडीपी और आर्थिक हालात क्या थे, इस पर एक नजर डाल देते हैं। दोस्तों, 1757 से पहले यदि भारत के शासन सत्ता की बात करें तो उस समय मुख्य रूप से मुगलों का साम्राज्य था और सत्ता उनके हाथ में थी। इसके अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रीय राजा भी थे जिनकी अपनी राजगद्दी थी। दोस्तों, इतिहासकारों तथा अर्थशास्त्रियों के अनुमानों के अनुसार 17वीं शताब्दी में विश्व की कुल जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 25% था, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश की श्रेणी में आता था। सन 1700 में अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन के ऐतिहासिक अनुमानों के अनुसार भारत की जीडीपी लगभग 90.75 अरब डॉलर थी, जो उस काल में विश्व जीडीपी का 24.42% था। इससे पहले 1600 में देश की जीडीपी 74.25 अरब डॉलर और 1500 ईस्वी में 60.5 अरब डॉलर थी। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय उस समय लगभग 550 डॉलर थी, जो यूरोप की प्रति व्यक्ति की आय के बराबर या उससे थोड़ी कम थी। देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था और गांव आत्मनिर्भर थे। मुख्य फसल के रूप में गेहूं, चावल, जौ, कपास, नील और अफीम की खेती की जाती थी। मुगलों के दौर में सिंचाई प्रणाली उन्नत थी, जिसके कारण नकदी फसलों के पैदावार में काफी प्रोत्साहन मिला। दोस्तों, उस दौर में भारत विश्व का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया था, जिसके कारण अलग अलग वस्तुओं का निर्माण हो रहा था। खासकर कपड़ा उद्योग में भारत काफी एडवांस था। बंगाल से सूती कपड़े, रेशम और मसालों का निर्यात यूरोप, इंडोनेशिया और जापान तक हो रहा था। दोस्तों, भारत का व्यापार समुद्र मार्ग से होता था, जिसमें यूरोप की कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल थी, जो बड़ी मात्रा में भारत से माल आयात करती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से 1800 के बीच भारत से 28,000 टन सोना और चांदी यूरोप पहुंचाया। दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया से यूरोप के लिए जितना व्यापार करती थी, उसका 40% अकेले वह बंगाल से करती थी। मुगल काल में देश की अर्थव्यवस्था स्थिर और समृद्ध थी, जिसके कारण शहरों का विकास हुआ तथा जीटी रोड जैसे सड़कों का निर्माण कराया गया। उस दौर में राजस्व की स्थिति काफी मजबूत थी। हालांकि क्षेत्रीय असमानताएं काफी थीं, बावजूद इसके भारत वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में 25% का योगदान दे रहा था। दोस्तों, ये सारे आंकड़े एंगस मेडिसन के डेटा पर आधारित हैं, जो यह बताते हैं कि 18वीं शताब्दी में तक भारत विश्व अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा था। दोस्तों, अब आते हैं अंग्रेजों की लूट पर, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1757 में
प्लासी युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद से ही शुरू कर दी थी। दोस्तों, अंग्रेजों की लूट की कहानी की शुरुआत हम 1757 में अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि अंग्रेज इस लड़ाई को जीतने के बाद कितना धन इंग्लैंड ले गए। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनका साथ दे रहे फ्रांसीसी सहयोगियों तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व कर रहे रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना में 3000 सैनिक थे, जिनमें से 950 गोरे सैनिक थे, जबकि शेष भारतीय सिपाही लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इस युद्ध में 8 से 10 फील्ड गन तथा 2 होवित्ज़र तोपों का उपयोग किया था। वहीं नवाब की सेना में 50,000 सैनिक थे, जिनमें 35,000 पैदल सेना और 15,000 घुड़सवार सैनिक शामिल थे, जो 50 फील्ड गनों के साथ लड़ रही थी। दोस्तों, इस युद्ध में दोनों ओर से तोपें, फायरलॉक बंदूकें, तलवारों, भालों, धनुष और संगीनों इत्यादि का प्रयोग किया गया था। नवाब की सेना में जो तोपें थीं वे बहुत भारी थीं, जिन्हें बैलों अथवा हाथियों द्वारा खींचा जाता था, जबकि अंग्रेजी सेना की तोपें हल्की और तेज फायरिंग करने वाली थीं। इसके अलावा अंग्रेजों ने बारिश के दौरान अपने गोला बारूद सुरक्षित करके रखा था, जिसकी वजह से उनके पास कम सैनिक होने के बावजूद 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब को हराने में कामयाब हो गए और भारत में अंग्रेजी राज और लूट दोनों का रास्ता अगले 200 सालों के लिए खुल गया। दोस्तों, इस युद्ध के बाद से ही भारत में अंग्रेजी राज की जड़ें मजबूत होनी शुरू हुई और बंगाल को लूटकर अंग्रेज धनी बनते गए। 1757 से लेकर 1947 देश की आजादी मिलने तक भारत से भारी मात्रा में धन का हस्तांतरण इंग्लैंड को हुआ। दोस्तों, अंग्रेजों के इस नीति को इतिहासकार धन की निकासी अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। अंग्रेजों की लूट नीति के चलते भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और ब्रिटेन काफी समृद्ध हो गया। दोस्तों, अलग अलग अध्ययनों और रिसर्च में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में राज करते हुए अंग्रेजों ने जितना धन भारत से इंग्लैंड ले गए, उसकी कीमत आज के हिसाब से 64.82 ट्रिलियन डॉलर के करीब मानी जाती है, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत आज लगभग 5,388 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, अंग्रेजों ने जो धन भारत से लूटा, उसके आधे से अधिक अर्थात 33.8 ट्रिलियन डॉलर ब्रिटेन के सबसे अमीर 10% लोगों में बांटा। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए अपने शासनकाल में ऐसी तमाम नीतियां बनाई, जिसकी वजह से भारत के कृषि व्यवसाय से लेकर स्थानीय उद्योग धंधे, जिनके दम पर दुनिया में भारत एक मजबूत आर्थिक मुकाम बनाए हुए था, सब बर्बाद हो गया और हम आत्मनिर्भर से ब्रिटेन पर निर्भर हो गए। इस पर डिटेल में बात करने जाएंगे तो दोस्तों कहानी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अंग्रेजों की लूट का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा पड़ा कि भारत का वैश्विक जीडीपी में जो हिस्सेदारी 1700 में करीब 25% थी, वह घटकर 1950 में 4.2 पर सिमट गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत में औद्योगिकरण रुका, गरीबी फैली और अर्थव्यवस्था कृषि केंद्रित हो गई। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले लूट के बारे में विस्तार से अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत से सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाले प्रमुख अंग्रेजी राजघराने और शासक कौन थे, तो बता दें कि ब्रिटिश राज के दौर में अनेक अंग्रेज कर्मचारी और अधिकारी शासन की मदद करने के लिए और ब्रिटिश राज को कायम करने के लिए इंग्लैंड से भारत आते रहे हैं, परंतु भारत से इंग्लैंड जितना धन गया, उसका एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों, व्यापारी घरानों और उच्च पदस्थ शासकों के खातों में गया। दोस्तों, भारत से अमीर होकर ब्रिटेन लौटने वाले अधिकारी और उनके परिवार के
लोगों को ब्रिटेन में नवाब कहा जाता था। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले अधिकारी व शासक जो भारत में रहते हुए सबसे अधिक धन बनाया, उनमें पहला नाम रॉबर्ट क्लाइव का है, जिसका संबंध ब्रिटेन के क्लाइव परिवार से था। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल के खजाने से व्यक्तिगत रूप से 1,60,000 पाउंड, जिसकी कीमत आज के समय में 27 मिलियन पाउंड के बराबर होती है, इतना धन अकेले लूटा। दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव जब भारत छोड़ा तो अपने साथ 4,01,102 पाउंड की रकम कंपनी में रहते हुए भारत से इंग्लैंड लेकर गया, जिसकी कीमत आज के हिसाब से 67.9 मिलियन पाउंड होती है। इसके अतिरिक्त क्लाइव मीर जाफर से भी वार्षिक जागीर के रूप में 90,000 पाउंड लेता रहा। दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि मीर जाफर के आमंत्रण पर ही क्लाइव ने बंगाल पर हमला किया था। यहाँ रहकर तो उसने लूटा ही, जब वह भारत से ब्रिटेन वापस चला गया तो भी उसे 27,000 पाउंड की पेंशन मिली, जो भारत के खजाने से दी गई थी। दोस्तों, क्लाइव ने भारत से लूटे गए धन का उपयोग इंग्लैंड के सरे में क्लेमेंट हाउस और आयरलैंड में काउंटी लिमरिक तथा क्लेयर में जमीनें खरीदने में उपयोग किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों में भी भारी निवेश किया। इसके अतिरिक्त क्लाइव के परिवार ने बड़ी मात्रा में भारत से ले जाए गए धन का निवेश फ्रांस और अमेरिका में किया। दोस्तों, दूसरे सबसे अधिक लूट मचाने वाले अंग्रेज अधिकारियों में वारेन हेस्टिंग्स और उसके परिवार का नाम शामिल है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत से वापस जाने के बाद 4,000 पाउंड का वार्षिक पेंशन 29 सालों तक मिलता रहा। इसके अतिरिक्त उसने भारत में रहते हुए तमाम भ्रष्टाचार के माध्यम से बहुत धन लूटा, जिसको उसने इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में डेल्सफोर्ड स्टेट खरीदने में लगाया। भारत से इंग्लैंड जाने के बाद वह पूरा जीवन लंदन के पार्क लेन के सोमरसेट हाउस में शान से बिताया। दोस्तों, इन दोनों के अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख एजेंट कार्बाइन मैथेसन का घराना भी था, जिसने यूरोपीय बाजार में अफीम बेचकर करोड़ों पाउंड कमाया और उन पैसों का उपयोग उसने कंपनी का विस्तार चीन तक करने में किया। दोस्तों, इनके अलावा अनेक अंग्रेज कंपनियों, अधिकारियों और शासकों ने भारत से सोना, चांदी और नकदी लूटकर जहाजों में लादकर इंग्लैंड ले गए। भारत से सोना, चांदी और धन को इंग्लैंड ले जाने के लिए मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों का उपयोग किया जाता था। इन जहाजों को ईस्ट इंडिया मैन कहा जाता था। जहाजों में मसालों, चाय, कपास, अफीम के अलावा सोना, चांदी, नकदी और अन्य खजाने को भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था। दोस्तों, कुछ जहाज तो इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही सोने चांदी के साथ बीच समुद्र में ही डूब गई। इसी तरह डार्डिंगटन नाम का एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया मैन जहाज 17 जुलाई 1755 को भारत से ब्रिटेन जाते समय बीच समुद्र में दक्षिण अफ्रीका के पास डूब गया था। इस जहाज में रॉबर्ट क्लाइव का सोना और चांदी का खजाना भी लगा हुआ था, जो उसने भारत में लूटा था। दोस्तों, डार्डिंगटन के डूबने के बाद जहाज के जीवित बचे चालक दल के सदस्यों ने वार आइलैंड के तट पर पहुंचकर क्लाइव के खजाने को लूट लिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और ऐतिहासिक घटना के साथ। नमस्कार।